हाँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे इश्क, जुनून और खून। कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया था। और अब एक सरफिरे आशिक ने इंदौर में अपनी प्रेमिका और उसके प्रेमी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। जी हाँ, इश्क का ये जुनून अब खूनी हो चुका है। प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। रकीबों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। बेटियां माँ बाप का कत्ल कर रही हैं। पत्नी पति को मौत की घाट उतार रही है। पति पत्नी का कत्ल कर रहे हैं। इश्क के रास्ते में जो कोई आ रहा है उसका कत्ल कर दिया जाता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं मानवता को झकझोर रही हैं, रिश्तों को शर्मसार कर रही हैं। कब किस जगह कौन सी दुर्घटना घट जाए कह नहीं सकते। आशिक मनमानी पर उतारू हैं और उनके मन की नहीं हो पाती तो हत्या करने में भी नहीं झिझकते। आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है? युवाओं के सर पर खून क्यों सवार हो गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखा देते हैं। देखिए। आजकल युवाओं का प्रेम खूनी और जुनूनी होता जा रहा है। कहीं प्रेम दो तरफा है तो कहीं एक तरफा, लेकिन प्रेम के रास्ते में जो भी आता है उसे हटा दिया जाता है। पहले असफल प्रेमी कई बार आत्महत्या कर लेते थे, लेकिन आज हत्या कर रहे हैं या फिर हत्या करके आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं रकीब की हत्या हो रही है तो कहीं अपनों की हत्या की जा रही है। लेकिन मौत का ये खेल बदस्तूर जारी है और आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनाई पड़ रही है। कुछ दिन पहले जबलपुर में एक नाबालिग ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता और भाई की हत्या कर दी थी। 2-3 दिन पहले एक नाबालिग लड़की ने अपने दादा को मौत के घाट उतार दिया था और अब इंदौर में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका और उसके मौसेरे भाई की दिन दहाड़े हत्या कर दी और बाद में खुद भी मौत को गले लगा लिया। इंदौर का ये लोमहर्षक हत्याकांड प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर में घटित हुआ, जहां वो सिरफिरा आशिक अपनी प्रेमिका और उसके कथित चचेरे भाई से मिलने गया था। बातचीत हो रही थी। इसी दौरान आशिक ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और अपनी प्रेमिका को और उसके कथित मौसेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आए लोगों पर भी पिस्टल तान दी और बाद में खुद अपनी कनपट्टी पर फायर करके मौत को गले लगा लिया। अपनी प्रेमिका और उसके मौसेरे भाई को मारने से पहले आशिक ने अपने परिवार वालों को एक मैसेज किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ गुपचुप शादी कर ली थी और दोनों पति पत्नी की तरह मिलते जुलते थे और समय बिताते थे। लेकिन अचानक दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया और उसने उस तीसरे को हटाने के लिए एक खतरनाक फैसला कर लिया और मर्डर की घटना को अंजाम दिया। मौत का ये जुनूनी खेल नया नहीं है। आए दिन इस तरह की हत्याएं हो रही है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं या फिर जो प्रेम के रास्ते में आ रहा है उसे मौत के घाट उतार रहे हैं। माता पिता की हत्या कर रहे हैं या फिर अपने अजीज दोस्तों को मार रहे हैं। नए जमाने का ये ट्रेंड है और इसने समाज शास्त्रियों से लेकर मनोवैज्ञानिकों तक सभी को चिंतित कर दिया है कि आखिर क्यों प्रेम इतना मारक होता जा रहा है। क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है या फिर विश्वासघात बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है? प्रेम प्रसंग के मामले तो ठीक हैं, लेकिन उसके बाद अगर ट्रायंगल में इस तरह के वारदातें सामने आने लगे तो चिंता का विषय हो जाता है कि समाज में देश का युवा कहाँ जा रहा है। और ना केवल प्रेमी प्रेमिका या उसके प्रेमी की हत्या करने पर उतारू हो गए हैं, बल्कि ऐसी भी घटनाएं इन दिनों सामने आ रही हैं जहां हाल ही में हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें जिक्र किया था, इस घटना पर भी हमने विशेष चर्चा की थी कि एक नाबालिग बेटी ने किस तरीके से अपने पिता और भाई का कत्ल किया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और कुछ यही हो रहा है। युवा अगर पहले से शादीशुदा हैं तो वो रिश्ते में अड़चन बन रही उनकी पत्नी को ठिकाने लगाने की पूरी साजिश रचते हैं, हत्या कर देते हैं। और यही कुछ महिलाओं में भी हम देख रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसको अगर आपने गौर किया हो तो 1-2 दिन ही हुए हैं, जहां एक महिला
शादीशुदा है लेकिन पति के साथ अपने प्रेमी को रखने की जिद पर अड़ गई है, और इतना ही नहीं, वो बिजली के खंभे पर जाकर चढ़ गई। तो ये किस तरफ समाज में रह रहे लोग जा रहे हैं, और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनका हर एक घटना का जिक्र करेंगे तो शायद ये कार्यक्रम भी कम पड़ेगा। लेकिन ये सोचने का विषय हो चला है कि आखिर इश्क सिरफिरा क्यों हो चुका है, और सीमाएं जो युवा हैं, जो प्रेमी हैं, प्रेमी युगल हैं, वो क्यों लांघ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मानसिक स्थिति उनकी बन जाती है जब वो हर सीमा को लांघना शुरू कर देते हैं। वो कातिल बन जाते हैं, वो हत्यारे बन जाते हैं, वो खूनी बन जाते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि वो जिनका कत्ल कर रहे हैं वो भी उनके अपने हैं। अपने प्यार को पाने की चाहत में किस कदर जुनून सवार हो गया है कि खून बहाने पर भी ये कम नहीं होता। इस घटना को ही देख लीजिए, जहां ये युवा अपने परिवार को मैसेज करता है कि उसने एक लड़की से गुपचुप तरीके से शादी कर ली, और फिर उसे पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो किसी और लड़की के साथ है। दोनों को मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर लेता है। 3 लोगों की हत्या, जबकि ऐसा नहीं है कि इसका कोई और हल नहीं हो सकता, इसका कोई और रास्ता नहीं हो सकता था, लेकिन शायद वो रास्ता ढूंढा ही नहीं जाता, शायद कोई और तरीका नहीं ढूंढा जाता, और ये जुनून इस कदर हावी हो जाता है कि ढूंढने भी नहीं देता। इसलिए ज़रूरी है कि इस पर चर्चा हो, और ऐसे किसी भी मानसिक स्थिति से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें इस कार्यक्रम को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे आपकी मनोचिकित्सक स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप सुने कि हर चीज़ का हल खून, मौत, हत्या नहीं हो सकता। हर एक रिश्ते का अंत बुरा नहीं हो सकता। इस दुनिया में हर एक शख्स को, हर एक जन को, हर एक नागरिक को जीने का हक है, उसकी जिंदगी में उसको निर्णय लेने का हक है। और फिर अगर आप शादी में हैं, आप रिश्ते में हैं, और अगर आप उस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो उस रिश्ते का अंत करने का भी कानून में प्रावधान है। तो फिर उसके बाद हत्या का रास्ता या खून करने का रास्ता क्यों अपनाना। लेकिन इंदौर से जो घटना सामने आई उसने डरा दिया है, और ऐसी कई घटनाएं जो निकल कर सामने आती हैं वो हर बार सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद ये समझने को तैयार नहीं देश का युवा कि कौन सी वो गलतियां हो रही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इन सब चीज़ों का हल है। अगर आप किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं, आपकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी उस रिश्ते को ख़त्म करने का अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए भी कानून है। तो फिर इस तरह की चीज़ों को अंजाम क्यों देना समझ से परे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे और भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बलराम पाटीदार मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पाटीदार, आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। योगेश हमारे साथ जुड़ा, हमारा सहयोगी इंदौर से, इस घटना के बारे में भी उनसे जानेंगे। राकेश व्यास जी, रिटायर्ड डीएसपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस घटना को और भी विस्तार से समझते हैं योगेश के जरिए। योगेश, ये जो घटना हुई इसने अपने आप में सवाल खड़े कर दिए, और जब भी इस तरह की चर्चा होती है हम ये जिक्र करते हैं कि हल है और भी रास्ते हैं, लेकिन बावजूद उसके जो युवा हैं सिरफिरे या जुनूनी, वो कत्ल खून का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए पारुल, जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस चर्चा जिसकी कर रहे हैं, वो युवक अभिषेक है। और अभिषेक ने अपनी जो गर्लफ्रेंड है जिसे शादी कर चुका था 2 बार मंदिर को, उस शादी की सिर्फ उसको और स्नेहा को ही जानकारी थी। उन्होंने 2 बार मंदिर में शादी की थी, लेकिन स्नेहा का अवॉइड करना जो है वो अभिषेक को गवारा नहीं हुआ। मतलब उसको ये अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थे और इनके बीच में बहुत क्लोज बॉन्डिंग हो चुकी थी। शादी भी कर चुके थे। और अभिषेक ने पहले जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब उसने सिर्फ रिलेशनशिप तक ही सीमित रखने की बात स्नेहा से कही थी, और आगे रिलेशनशिप को नहीं बनाने की बात की। लेकिन स्नेहा के बार-बार कहने से और अभिषेक से भी अटैचमेंट होने के कारण से, अभिषेक का भी उससे अटैचमेंट होने के कारण उन्होंने शादी कर ली, और बहुत सीरियस रिश्ता चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक को वो ठीक नहीं लगा, इसलिए वो उसकी रेकी करने लगा। और रेकी करने लगा तो कल जो घटना हुई वो स्वामीनारायण मंदिर में जो अभिषेक, अपना स्नेहा है, उनका जो भाई है, मोतेरा भाई है दीपक जाट, वो दोनों मंदिर गए हुए थे।
स्वामीनारायण मंदिर में जब गए हुए थे तो अभिषेक जो उनकी रेकी कर रहा था वो भी वहां पहुंच गया और उसको ये लगा कि शायद दोनों किसी रिश्ते में, यानी कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पर रह रहे हैं, क्योंकि आजकल भाई बहनों के रिश्ते में भी बहुत आजकल बहुत ज्यादा इस तरह के देखने को मिलते हैं, किस्से सुनने को मिलते हैं। तो उस तरह से उनकी जो क्लोज नजदीकियां दिखी तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो अपने साथ पिस्टल रख के ले गया था। वो पिस्टल उसने तुरंत से उसने दोनों पे फायर किया, पिस्टल तो उनको गोली मारी और वहां से तत्काल वहां से भागा। उसके बाद वो अरिहंत जो कॉलेज है वहां पर पहुंचा, वहां से गार्ड से पानी मांगा, पानी मांगने के बाद गेट में घुसा। उसको फिर घबराहट हुई कि उसको ये लगा कि ये जो मैंने गोली चलाई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पकड़े जाने के बाद में किस तरह से उसके साथ में आगे इसका मामला चलेगा, किस तरह से पुलिस उसके साथ बर्ताव करी, तो घबरा कर उसने अपने आप को ही गोली मार ली और उसने वही अपने आप को भी खत्म कर लिया। तो इस मामले की जानकारी जैसे ही आसपास लोगों को लगी वो तत्काल पुलिस भी पहुंचे, तत्काल लोग भी पहुंचे और उनको अस्पताल भेजा, लेकिन तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। ये जो घटना है, ये घटना इंदौर शहर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा। पिछली बार भी हम जब ऐसे विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे तो ऐसे विषय ये आसानी से वेपन कैसे उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से वेपन उपलब्ध होना यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी ये शर्मनाक बात है कि कैसे वेपन उपलब्ध हो जाते हैं और इस तरह से दिन दहाड़े क्राइम कैसे हो रहे हैं। आपने जो चर्चा की पहले भी आपने बताया, तो वो पुलिस के लिए ये सोचना नहीं पड़ती, कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते हैं। दिन दहाड़े ये इस तरह के बिल्कुल दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उन दोनों ही चीजों को समझने के लिए दो सवाल हैं। एक की मानसिक स्थिति किस तरीके की बन जाती है कि किसी तरह का खौफ नहीं होता, दूसरा किस तरह के वेपन्स उपलब्ध कैसे हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ पाटीदार साहब भी हैं, रिटायर्ड डीएसपी साहब भी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। राकेश जी, आप ही के पास आ रही हूँ और ये जानने की कोशिश आपसे कि कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी और मनोचिकित्सक स्थिति जिस तरीके भी बन रही हो उस शख्स की, लेकिन अगर उसके पास हथियार है तो वो घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन अगर उसके पास हथियार ना हो तो शायद ये घटना ना होती, चोट दे सकता था, कोई और रास्ता अख्तियार कर सकता था, लेकिन शायद तब जिंदगी बच सकती थी। आप क्या बताएंगे इस पर? पारुल जी नमस्ते। ये जो आपने बताया कि कमिश्नर सिस्टम से क्राइम बढ़ रहा है, ये नहीं, क्राइम से नहीं हो रहा है। ये भारतीय पद्धति को छोड़ के पाश्चात्य सभ्यता की ओर समाज जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति सभ्यता में कभी भी नहीं रहा है जी। इसको एकता कपूर जैसे कई लोगों ने टीवी सीरियलों में करके वो बता दिया कि ये सब जायज है, ये कर लेना चाहिए। इस कारण से वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दोनों बच्चे कोई ज्यादा बड़े भी नहीं है, पढ़ भी नहीं रहे, नौकरी भी नहीं कर रहे हैं अभी, और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो गलत हो रहा है कि मेरी प्रेमिका दूसरे प्रेमी के पास जा रही है। और जैसा कि सीरियलों में बताया जाता है, टीवी में बताया जाता है, यूट्यूब और भी माध्यमों से बताया जाता है, तो उनको मालूम है मर्डर कर दो और उपलब्ध हो जाते हैं वहाँ। उसमें अगर कोई भी चीज ढूंढेगा तो हथियार भी उपलब्ध हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद उसने जब भी मर्डर किया उसके बाद उसको समझ में आया कि ये गुस्से में और मैंने जल्दीबाजी में कर दिया है, तो खुद ने भी सुसाइड कर लिया है। तो ये सामाजिक अपराध है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि पुलिस इसमें रोक सकती थी, इसमें कि सामाजिक अपराध को रोक नहीं सकती। ये सिस्टम खराब हो गया समाज का, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, हमारे साथ पाटीदार जी भी जुड़े हुए हैं। पाटीदार साहब, आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई जो ओपन मेंटालिटी है, पहले इतना ज़्यादा ओपनली आप जो युवा थे या जनरेशन थी वो इतनी ओपन नहीं थी, लेकिन अब कोर्ट की भी तरफ से एक बार ये कह दिया गया कि लिव इन रिलेशनशिप जायज़ है, और फिर हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जिस पर कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है इस पद्धति को, और ये वजह आप मान रहे हैं कि शादी कर ली, पता ही नहीं चला, दोनों को ही सिर्फ पता था। इस घटना के बारे में आपकी राय क्या है, आपके जहन में क्या है? मैडम मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है सर, कहिए। जी देखिए, पहले यदि अपन जैसे साइकोलॉजिकली यदि देखें तो ऐसा नहीं है कि जो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये भावनाएं पहले नहीं थी इंसानों में, है? ये तो अपन जब से मतलब इंसानों की इजाद हुए हैं प्रकृति में, तब से ही हमारे मन में ये भावनाएं चली आ रही है। ये आपके मन में भी है, मेरे मन में भी है, सभी के मन में। अभी यदि इसका देखें अपन कि ये घटना क्यों घटी, ऐसी घटनाएं क्यों घटती, तो इसके पीछे यदि अपन डीप में जाएं तो देखिए,
कुछ न कुछ साइकोलॉजिकली एबनॉर्मलिटीज रहती हैं पहले से, और वो जो एबनॉर्मलिटीज हैं वो कुछ स्ट्रेसर के कारण अभिव्यक्त हो जाए। क्योंकि ऐसी घटनाएं जैसे ये जैसे अपन बोले कि प्रेम में धोखा, अब ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि आपने मर्डर नहीं किया, मैंने मर्डर नहीं किया, किसी दूसरे के साथ उसने मर्डर नहीं किया, इसने मर्डर कर दी। तो ये मर्डर क्यों किया? क्योंकि इसमें यदि अपन देखें, यदि डीप में जाए तो इनके जो भी मतलब एक्यूज्ड है उसके अंदर साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज तो पहले से ही होगी, और ये स्ट्रेसर आया और उसके कारण से उसके अंदर की जो विकृति है वो अभिव्यक्त होगी। यदि इसको सिंपली अपन देखें, अब अभिव्यक्त हो गई मतलब कि वायलेंस इसके अंदर पहले से ही था, और ये वायलेंस प्रकट हो गया। अब प्रकट हो गया, ये क्यों हुआ, इसके कारण के इस पे जाए तो अब देखो, जैसे सर ने भी बताया, पत्रकार महोदय ने भी बताया कि जो समाज में आजकल जो हम देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, टीवी सीरियल्स, फिल्में, ये सब क्या कर रही है, चीजों को वैलिडेट कर रही है। वैलिडेट मतलब क्या कि जैसे कि शराब आसानी से क्या बोलते हैं, हीरो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो वो क्या हो गया, सामान्य हो गया मन में, तो भैया ये पीना नॉर्मल है। जैसे कोई भी, जैसे एनिमल मूवी आई थी अभी, उसमें वो गन खा के किसी को भी गोली मार देता है, तो ये सब चीजें लगातार आपका मानना है सिनेमा भी इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी दर्ज करा रहा है और राह दिखा रहा है कि आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप प्रेम में हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन इसमें भी हदें हैं, शायद वो हदें भूल रहे हैं और उस हद को याद दिलाने की कोशिश करनी होगी। क्या सॉल्यूशन देंगे आप? क्योंकि यहाँ ये युवा, जब आप आज की जनरेशन को देख रहे हैं तो पेरेंट्स कई ऐसे 10% ऐसे युवा होंगे जो पेरेंट्स के कहने पर चल रहे हैं, वो जो कहते हैं बिल्कुल हूबहू ऐसा करते हैं, लेकिन 90% युवा ऐसे हैं जो अपनी मनमर्जी पर होते हैं, वो अपनी बात कई समझा देते हैं लेकिन कई सिर्फ थोपते हैं। उन्हें क्या समझाएंगे आप? मेरे से ही पूछना है मैडम? जी पाटीदार साहब। हाँ, बात यह है कि यदि कुछ ऐसी घटनाएं यदि युवाओं के जिंदगी में घटती है, यदि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन इनटॉलरेंस टाइप की चीज होती है कि आप फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि 10% युवा ही अपने माँ बाप की सुन रहे हैं। यदि वो माँ बाप भी चाहें कि हमारे बच्चे की जिंदगी में कुछ घटनाएं घटे और हमें आसानी से बोल पाए, यदि मान लो उसकी जिंदगी में कुछ घटना घट रही है, कुछ बुरी चीज हो गई, और आसानी से अपने घर के भाई को, बहन को, अपने बड़ों को व्यक्त कर दे, तो हो सकता है उसको उस समय मदद मिल जाए व्यक्ति को, और उसका फ्रस्ट्रेशन जो है वो टॉलरेट करने की क्षमता, किसी से बात करना, अपनी बात किसी तक पहुंचाना, शायद उसे हल मिल जाता, शायद उसकी राह कोई और बदल सकता था, लेकिन उसने शायद डिस्कशन ही नहीं किया। जैसे कि योगेश ने भी हमें बताया कि उन दोनों के बीच में ही वो रिश्ता पता था कि दोनों ने शादी की है, और उस शख्स के ऊपर जुनून ये सवार कि उसने मौसेरे भाई के साथ भी देखकर गलत समझ लिया और उसके बाद धाए धाए करके गोली चला दी। मैं राकेश जी वापस आपके पास आ रही हूँ, योगेश उसके बाद आपके पास आऊंगी। अब राकेश जी, अगर वजह है कि इस तरह की जो मूवीज हैं या इस तरह के जो गेम्स हैं, इस तरह के जो सीरियल्स हैं, अगर इनकी वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो कहीं कोई सेंसर होना चाहिए, सेंसर बोर्ड की भी लिमिट्स होनी चाहिए। हम देख रहे हैं सेंसर बोर्ड की लिमिट से कहीं ना कहीं A-B कैटेगरीज में फिल्मों को डिवाइड कर दिया जाता है और वो इजीली किसी के भी हाथ में अवेलेबल हो जाती है। राकेश जी। जी सही बताया आपने, सेंसरशिप तो होना चाहिए। माता पिता का नियंत्रण भी, बाहर से जो बच्चे आते हैं, इसमें भी बाहर के बच्चे हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र तो हो जाते हैं, ये इनको कोई देखने वाला नहीं होता, करने वाला नहीं होता है क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हैं। तो सेंसरशिप के साथ साथ बच्चों को अगर संस्कार अच्छे ढंग से दिए जाए कि ये गलत है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो शायद कुछ अंशों में इसको रोक सकते हैं। बाकी तो वो बच्चे आते हैं और बहुत सारे जगह देखते हैं कि लड़कियां सिगरेट की दुकान पे सिगरेट पी रही है, दारू के बियर बार में बियर पी रही है, खुलेआम हो रहा है यहाँ पे। और वो ज्यादातर वो बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं, उनको एकदम स्वतंत्रता मिल गई, उन पे कोई नियंत्रण खत्म हो गया। तो नियंत्रण होना माँ बाप का, परिवार का, समाज का बहुत जरूरी है। आप मानते हैं कि कम्युनिकेशन गैप भी अब हम देख रहे हैं पेरेंट्स के बीच में, उनके बच्चों के बीच में, क्योंकि चर्चाएं नहीं हो पाती। अगर ये स्वतंत्रता परिवार में, चलिए आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता परिवार में हो कि चाहे गलत हो चाहे सही हो, हर एक बात वो अपने माता पिता से साझा करे, अपने परिवार से साझा करे, तो शायद उसे राह मिल जाए। लेकिन वो माहौल हम शायद परिवार में नहीं दे पा रहे।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो कोचिंग क्लासेस में आते हैं, अगर यहाँ पेरेंट्स नहीं है तो कोचिंग क्लास के जो टीचर्स हैं उनको भी ये समझाना चाहिए कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कोचिंग क्लासेस में बच्चे जाते हैं वो टीचर्स को मालूम है कि कौन लड़का क्या कर रहा है। जी जी। तो अगर वो भी उनको बता दे कुछ कि गलत है सही है, तो कुछ अंशों में ये रुक सकता है। रुकना पूरा 100% तो संभव भी नहीं है। योगेश, इन चीजों को रोकने के पीछे एक बात आपने सही कही कि ये हथियार कहाँ से आया, ये जो क्राइम बढ़ रहा है उसके पीछे खौफ होना चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स की मानसिक स्थिति ही अलग हो, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सी गलती कर रहा है, वहाँ मुझे लगता है कि व्यास जी ने भी अपनी बात रखी और ये सही कहा कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा है लेकिन उन पर कोई लिमिट्स नहीं है। हर चीज़ सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग किल्स यू, लेकिन उसके बावजूद उसे फैशन की तरह, ट्रेंड की तरह हमारे एक्ट्रेस, हमारे एक्ट्रेसेस उसे सेवन कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। ये गलत संदेश तो दे रहा है सिनेमा समाज को। वहाँ सेंसरशिप नहीं होती, वहाँ सेंसर बोर्ड नहीं होता, लिमिट्स खत्म हो गई है कंटेंट क्रिएशंस में। देखिए पारुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। व्यास जी की बात से थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यास जी अगर क्राइम बढ़ रहा है तो इसे पुलिस की कहाँ जिम्मेदारी बच्चे में बता दे। वेपन कहाँ मिला उसे, ये अब इसकी जांच का विषय है। अब ये देखना है कि उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से कि वेपन कहाँ से आया। अगर उसकी देह तक जाएगी तो हमें उस व्यक्ति का पता चल सकता है कि वेपन कहाँ से आया। वो वेपन जिससे खरीदा गया हो सकता है वो इसी का व्यापार करता हो। तो जब ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा तो लोगों में भय आएगा कि हमें वेपन अगर खरीदा तो हम भी कहीं ना कहीं किसी पुलिस के चंगुल में फंस सकते हैं और हमारे साथ परेशानी आ सकती है। तो ये पुलिस को जांच करना चाहिए कि वेपन कैसे आया, इसकी जांच का विषय है और इसको पुलिस को। अब मैं छोटा कमेंट ले लेती हूँ। व्यास जी क्या बताएंगे आप? सही है, सही कह रहे हैं कि वेपन कहाँ से आया है, क्या आया ना, ये पुलिस का काम है। पुलिस को रोकना चाहिए और रोकती भी है कई जगह। इस घटना की कई जड़ें हैं, उन सभी पर काम करने की आवश्यकता है। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं है कि पुलिस जिम्मेदार नहीं है। वेपन कहाँ से आया है, क्या है, उसकी जांच होना चाहिए और उसको जड़ मूल से नष्ट भी कर देना चाहिए। कई जगह सिकलीगढ़ वगैरह पे कई हथियार बनते हैं। अभी मैं 15 रोज में देख रहा हूँ कम से कम 40-50 वेपन अभी जब्त भी हुए हैं अलग अलग जगह पे, मध्य प्रदेश में, खरगोन में और बड़वानी में वो भी जब्त भी हैं, वो हैं। पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन 100% नहीं कर सकती है। पुलिस की जिम्मेदारी को मैं मानता हूँ कि उन्होंने किया है, तो उसको जांच करे और उसको वो जिसने दिया लेकिन है अगर या उसका जो गिरोह है पूरा 99% भी काम कर रही है और 1% की वजह से भी ये घटना घट जा रही है, तब भी उंगलियां तो सिर्फ वहीं उठेंगी। मनोचिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं आपसे भी एक छोटा सा कॉमेंट लेना चाहूंगी पाटीदार से। क्या बताएंगे आप? अब वो लोग सुन रहे हैं आपको जो वाकई इस तरह की घटना से जूझ रहे हैं, इन परिस्थितियों में हैं, तो उन्हें आपके माध्यम से एक मनोचिकित्सक होने के नाते आप क्या संदेश देंगे शॉर्ट में सर? मैडम, यदि आपकी जिंदगी में जो भी सुन रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। अपने घर वालों को, परिवार को, जिन पे भी विश्वास करते हैं उनके साथ डिस्कस करिए। यदि मान लीजिए वहां से हेल्प नहीं मिलती है तो प्रोफेशनल जो मनोचिकित्सक हैं उनसे सलाह लीजिए, तो शायद आप कुछ गलत करने से बच पाएंगे और शायद हो सकता है कि आपकी परेशानी का समाधान भी मिल जाए। योगेश कुछ कह रहे हैं, जल्दी से योगेश, 10 सेकंड्स। पारुल, एक छोटी सी बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस युवक ने, अभिषेक ने एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है जिसमें वो शुरू से अब तक की पूरी रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था क्राइम करने को लेकर, तभी उसने मैसेज तेरे से डाला, क्योंकि तत्काल उसने तो खुद से गोली मार ली। तो लंबा चौड़ा मैसेज डालने का कारण ये था, शुरू से अब तक का पूरा रिलेशनशिप लिखा है, लगभग बहुत लंबा मैसेज उसका। तो ये उसके दिमाग में क्राइम पहले से चल रहा था और पहले से उसके मन में ये था कि मुझे स्नेहा के साथ शायद ये चर्चा वो किसी से करता और उसे कोई और दिशा मिलती तो शायद ये घटना नहीं होती, 3 मौतें नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इनका नतीजा जो निकलकर सामने आ रहा है, अब इस दौर में मौत, खून, हत्या, इनके इतर भी रास्ते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति से कोई भी आपके आसपास जूझ रहा है, अगर वो आपसे साझा करता है, तो उसके लिए कई और रास्ते हैं। किसी की हत्या कर देना, किसी का खून बहा देना ही महज रास्ता नहीं है, लेकिन इश्क में जो जुनून सर चढ़कर बोल रहा है वो सिर्फ खून लेने पर उतारू है। और इसलिए ज़रूरी है कि आज के दौर के युवा समझें कि प्रेम में हत्या नहीं होती, प्रेम में किसी की जान नहीं ली जाती,
प्रेम में और भी रास्ते होते हैं, आप भी कहीं और रहकर खुश रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप किसी का खून कर दें, मर्डर कर दें, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने बहन, या फिर अगर आप उनसे नहीं साझा करना चाहते तो मनोचिकित्सक भी हैं जिन्होंने इस मामले में रिसर्चेस की हैं, पढ़ाई की है, जो आपको सही दिशा, सही रास्ता दिखा सकते हैं। वरना इन 2 लोगों के अंत के बाद उसे भी तो मौत का सामना करना ही पड़ा। इसलिए ज़रूरी है कि अपने जीवन को इतना छोटा ना समझें, इतना हल्का ना समझें। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।